जब किसी बॉडी को वर्टिकली ऊपर ना फेंककर कुछ जैसे मोशन ऑफ बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, मोशन ऑफ द बम ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन। देखो ऊपर जाते समय यूआई लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सर्कुलर मोशन में गति करता है तो उसकी वेलोसिटी तो कभी तो सेम नहीं हो सकती, तो उसकी इस गति को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या एक समान गति कहेंगे, जो कि पॉइंट P1 से सर्कुलर मोशन करते हुए पॉइंट P2 तक जाता है। हेलो 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 प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग आए हैं एक छोटे से चैप्टर में जिसमें बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का अपने शून्य सीरीज में। और भैया हम लोग गर्दा उड़ाने वाले हैं आज, क्योंकि इस सीरीज का आ रहा है अपना फोर्थ लेक्चर जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मोशन इन अ प्लेन। तो इसमें हम आपको उलारने वाले हैं। तो एक एक बच्चा जी जान लगाकर, हम तो जी और जान लगा ही रहे हैं, आप लोग भी लगाएंगे। तो सारे प्यारे बच्चों का अपना स्वागत है। बेहतरीन तरीके से पढ़ना और कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ, टकटकी लगाना स्टार्ट करो। इधर उधर के एटमॉस्फेयर को मत देखना, सीधे क्लास को कंसंट्रेट करना। तो बात करने जा रहे हैं बच्चों मोशन इन अ प्लेन, क्योंकि अब हम लोग ने वेक्टर पढ़ ली, परसेंटेज एरर पढ़ ली, डायमेंशनल फार्मूला पढ़ लिया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी पढ़ ली। अब बात बच्चों होने जा रही है अपने शून्य सीरीज की, शून्य सीरीज के अपने अगले पड़ाव की, जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। बहुत गजब का चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा गजब का। अब इस गजब के चैप्टर को अब हम और गजब बनाएंगे और आप और गजब तरीके से समझेंगे। तो सारे प्यारे बच्चों आओ, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों इस टॉपिक में, हम लोग सबसे पहले तो पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मीन्स प्रक्षेप्य गति के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन सी गति? प्रक्षेप्य गति। और किसके बारे में पढ़ने वाले हो गुरुजी? और हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ साथ सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये दोनों ही मोशन हमारे मोशन इन अ प्लेन होते हैं, 2D मोशन होता है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दो प्रकार की गतियों को, ठीक है ना। अब बड़ा अच्छी तरीके से पढ़ना, कन्फजियाना नहीं। कन्फजिया गए तो समझ लो लंका लग गई। तो आओ जरा सही प्यारे बच्चे बिल्कुल अच्छी तरीके से कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या होता है ट्रेजेक्ट्री, क्या होता है प्रक्षेप पथ, क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। मान लो बच्चों ये कोई एक लड़का है, ये क्या है? लड़का। अब इस लड़का ने, अब कई लोग सोच रहे होंगे सर जी लड़की नहीं बनाए। अब इस लड़का ने एक बॉल सीधे ऊपर की ओर फेंका। अब इस लड़के ने एक हीरो बना देना यार, हीरो हीरो आय है ये बात। चलो आ जाओ। अब इस लड़के ने क्या किया कि अपने हाथ से एक बॉल को सीधे ऊपर फेंका। तो भाई बॉल भी कलाकार है, बॉल सीधे ऊपर जाएगी और ऊपर से सीधे नीचे आ जाएगी। जी गुरुजी, इतनी तो बात हमें भी समझ में आती है कि कोई बॉल सीधे ऊपर गई, ऊपर से सीधे नीचे आ जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा ध्यान से सुनो, लेकिन अगर हम किसी बॉल को सीधे ऊपर फेंक रहे हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता हुआ जा रहा है। लेकिन अगर हम किसी भी बॉडी को वर्टिकली ऊपर ना फेंक कर, सीधे ऊपर ना फेंक कर वर्टिकल डायरेक्शन से कुछ डिफरेंट एंगल पर फेंकते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन से कुछ डिफरेंट एंगल पर फेंकते हैं, तो आप सभी देख रहे हो, मान लो हमने थ्रो करते समय इसकी वेलोसिटी कितनी रखी? u। हॉरिजॉन्टल के साथ, क्षैतिज के साथ एंगल कितना बनाया? थीटा।
तो हम देख रहे हैं इस समय इस बॉडी के जरा गौर से सुनिएगा, इस बॉडी के दो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो रहे हैं। एक हो रहा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक हो रहा वर्टिकल कंपोनेंट। एक हो रहा क्षैतिज घटक और एक हो रहा ऊर्ध्वाधर घटक। जरा ध्यान से सुनिएगा, जब किसी बॉडी को वर्टिकली ऊपर ना फेंककर कुछ डिफरेंट एंगल पर फेंकते हैं तो बॉडी एक कर्व पाथ पर मोशन करती है, एक वक्री पथ पर मोशन करती है। इस पथ को ही बच्चों हम लोग कहते हैं ट्रेजेक्ट्री, इसे ही बोलते हैं प्रक्षेप पथ, और इस मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। बात समझ में आई? सीधी सी बात समझो, जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो पिंड एक वक्री पथ पर गति करता है, उसकी इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे बंदूक से चलाई गई गोली, जहाज पर गिराए गए बम की गति, जहाज से गिराए गए बम की गति। Projectile is a body thrown into the space in a direction other than the vertical than the path of which projectile moves in known as a trajectory, and whilst its motion is known as projectile motion. जैसे motion of bullet fired from the gun, motion of the bomb dropped from an aeroplane. आप बताओ, अगर एक एरोप्लेन भैया बनाना नहीं आता, हे दादा ये देखो, ये आगे भैया उड़ रहे हैं, इन्होंने एक बम गिराया तो उस बम का जो पाथ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। बोलो यस और नो। तो इस मोशन को हम लोग कहते हैं क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन। और इस पाथ को क्या कहेंगे? ट्रेजेक्ट्री, प्रक्षेप पथ। हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कुछ चीजें, कुछ एजप्शन भी होना बहुत जरूरी है, कुछ परिकल्पनाएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जरा ध्यान से सुनिएगा। वायु का प्रतिरोध नगण्य होना चाहिए। वायु का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? नगण्य। अगर आपको ट्रेजेक्ट्री पाथ रियल में देखनी है तो वायु का प्रतिरोध ये नहीं कि तूफान आ रहा है और वायु के हवा के दिशा के विपरीत तुम फेंक रहे हो गुम्मा, ना पुत्र, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द एयर आर एज्यूम टू बी एब्सेंट। क्लियर? बहुत अच्छी बात। गुरुत्वीय त्वरण का मान मतलब नियत होना चाहिए। मतलब हम किसी बॉडी को बहुत अधिक ऊंचाई पर नहीं फेंके, क्योंकि हम जानते हैं ऊपर जाने पर जी की वैल्यू क्या होने लगती, कम होने लगती है। हमें उसी रेंज तक फेंकना है जहां पर जी की वैल्यू और डायरेक्शन में कोई चेंज ना हो। ध्यान में रखना, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट ही होना चाहिए। ये कुछ एजप्शन है। आज अपने पहले पेज पर अब जरा समझो, अगर हम किसी बॉडी को थ्रो किए हैं, सपोज करो ये बॉडी इस पोजीशन पर पहुंची, तो यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। यहां पर भी उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक यूएक्स और एक क्या? एक यूवाई। जब वो हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंचेगा तो वहां पर मिलेंगी उनकी पिंकी मैडम। वहां पर जाएगा तो यूआई की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन यूएक्स अब भी होगा मेरे प्यारे बच्चों। यस और नो, बात समझते जाइएगा। मींस जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी यूआई की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। एट द टॉप पोजीशन, उच्चतम बिंदु पर यूआई की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखो, ऊपर जाते समय यूआई लगातार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब जरा देखो, जब ऊपर से नीचे आने लगेगी तो यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक यूएक्स और एक क्या होगा? यूआई। मजा आएगी, अब तो मजा आएगी। अब बिल्कुल धांसू तरीके से समझना, बिल्कुल लल्लन टाप तरीके से। तो अगर हम किसी बॉडी को थीटा एंगल पर थ्रो करेंगे तो उसके दो कंपोनेंट हो रहे हैं, और हम देख रहे हैं, अगर हम बात करें एक्स एक्सिस या एक्स डायरेक्शन के बारे में, हटाओ, एक्स एक्सिस के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे वाई एक्सिस के बारे में। अब सबसे पहले जरा देखो, ध्यान से समझना, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ध्यान से समझना बच्चों, ये हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस है। और ध्यान से समझो मेरे लल्ला, मेरे पुत्र, मेरे बच्चा, मेरे बाबू, मेरा सब कुछ, ये ध्यान से समझना। एक्स एक्सिस में बात करें तो आप बताना यूएक्स क्या है? कांस्टेंट है।
एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, थ्रो करते समय भी यूएक्स, बीच में पहुंचते समय भी यूएक्स, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसका सेम है। तो आप बताओ एक्स एक्सिस में उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। लेकिन हम देख रहे हैं जैसे 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 बॉडी ऊपर जा रही है वैसे वैसे यूआई की वैल्यू कम होती जा रही है। तो हम सभी लोग जान रहे हैं वाई एक्सिस में वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अगर यूआई चेंज हो रही है तो आप सबसे पहले बताओ वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो होगा, लेकिन यहां पर जो मोशन हो रहा है बच्चों, जो गति हो रही है वो मोशन अंडर ग्रेविटी हो रही है, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रही है। इसलिए यहां पर जो ए वाई की वैल्यू होगी वो एवरी कंडीशन में किसके इक्वल होगी? जी के इक्वल होगी। सर माइनस क्यों लगा रहे हो? क्योंकि जी का डायरेक्शन किधर की ओर होगा? नीचे की ओर होगा। हर पोजीशन पर जी का डायरेक्शन किधर की ओर होगा? नीचे की ओर होगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। अब जब नीचे की ओर है तो हमने माइनस ले लिया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरा चैप्टर झमाझम ललंटप तरीके से आएगा। बोलो सही प्यारे बच्चों को क्लियर है? तो आप बताओ एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 होगा। वाई एक्सिस में वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, इसलिए वाई एक्सिस में जो एक्सेलरेशन होगा वो जी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि मोशन तो अंडर ग्रेविटी ही हो रही है। जी गुरुजी। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच बनने वाला एंगल बताओ। सोच कर देखो, दिख ही रहा होगा एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। बोलो यस और नो। क्लियर है सभी को? तो इस तरीके से हमारा होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये मोशन मत टेक कर लेना। क्लियर है सभी को? चला जाए आगे। बढ़ो गुरुजी, पढ़ो गुरुजी, जबरदस्त पढ़ो गुरुजी। तो इंजेक्शन हो चुका था, परिकल्पनाएं हो चुकी थी। अब बात करते हैं कि हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ, ट्रेजेक्ट्री पाथ कैसा होता है? सर्कुलर होता है कि पैराबोलिक होता है कि हाइपरबोला होता है, वृत्ति होती है कि परवलयाकार होता है कि अति परवलयाकार होता है? सही प्यारे बच्चे जरा गौर करेंगे। अब थोड़ा सा सांस लेंगे सारे के सारे प्यारे बच्चे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। किसी बॉडी को हमने थीटा एंगल पर क्या किया? प्रोजेक्ट किया, मींस थ्रो किया यू वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पर। आप बताओ वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? यूएक्स। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? यूवाई। सबसे पहले आप जरा सोच कर बताएंगे हर एक प्यारे बच्चे, पिंड के वेग का क्षैतिज घटक क्या होगा? ध्यान से सुनना। पिंड के वेग का क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या होगी? सही प्यारे बच्चे गौर करेंगे, एक एक प्यारे बच्चे। आप बताओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? यूएक्स। और यूएक्स बराबर क्या होगा? यू कॉस थीटा। बोलो सभी लोग जानते हो भाई, जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कॉस होता है। सभी प्यारे बच्चे जानते हैं, मुझे पता है, मुझे पता है। अब बताओ पिंड के वेग का ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा मेरे लल्ला? ऊर्ध्वाधर घटक। जरा सभी लोग, सभी प्यारे बच्चे जरा गौर करेंगे। क्या? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या होगी? पिंड के वेग का ऊर्ध्वाधर घटक। सोच कर बोलो, मुझे कुछ नहीं बोलना है, सब तुमको आता है।
यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा होगी कि नहीं होगी? आराम आराम से सोचकर, जल्दीबाजी नहीं। ठीक है सर, इतना तो आ गया। सपोज करते हैं कि हमारी बॉडी ने टी टाइम में पूरे पाथ का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स ट्रेवल किया है। क्या? लेट, आराम से पढ़ेंगे, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, जरा ध्यान सुनिए, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी in time t along x-axis is x। ध्यान सुनिएगा आराम से। माना पिंड द्वारा x दिशा में t समय में x दिशा के अनुदिश, ऐसे लिखते हैं, x दिशा के अनुदिश t समय में तय की गई दूरी x है। क्या बात है? बात एक्स एक्सिस की हो रही है। अच्छा, सेकंड इक्वेशन इस्तेमाल कर ले, s बराबर यू टी प्लस हाफ एक्स की बात हो रही है, ए एक्स टी स्क्वायर। आप सभी लोग मत भूले, बात एक्स एक्सिस की हो रही तो यू एक्स इंटू में टी होगी। s की जगह हम लोग लिखेंगे x, यू एक्स की जगह लिखेंगे यू एक्स टी। बट बच्चों आप सभी लोग जानते हो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 होता है, तो आप बताओ प्लस का 0, कुल मिला के सीधे से बात बताओ, x बराबर यू एक्स इंटू में t, तो आप बताओ t बराबर x अपॉन में यू एक्स। तो सही प्यारे बच्चे बोलेंगे x अपॉन में यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? सही प्यारे बच्चे, एक 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 मेरा लल्ला बोलेगा, लल्ला बोलो, इतना बात आया कि नहीं आया सभी को? अब आप देख रहे हो कि बॉडी ने एक्स एक्सिस में इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल की। सपोज करो वाई डिस्टेंस, मान लो इफ द डिस्प्लेसमेंट, लिख दे रहे हैं, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, if the displacement of body along y-axis is y, क्या? y। अब तो मजा आएगी। क्या? यदि पिंड का y दिशा में, y दिशा के अनुदिश विस्थापन y हो तो, वाह भाई वाह, अगर y दिशा में विस्थापन y हो तो क्या होगा? सही प्यारे बच्चे बोलो, सभी प्यारे बच्चे जोरों शोरों से बोलना। अगर y दिशा में विस्थापन अगर y है तो क्या होगा? गौर करो, सभी लोग गौर करो, कैसे होगा? आप सभी लोग इस्तेमाल करोगे, एस वाई इक्वल टू में यू आई टी प्लस का हाफ ए वाई इंटू में टी स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम है? नहीं गुरुजी। आप बताओ एस वाई की जगह हम वाई लिखेंगे, आप बताओ इसकी जगह यू आई टी प्लस, आप मत भूले हाफ ए वाई, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, नीचे की ओर है तो हमें क्या लेना होगा भाई? गुरुत्वीय त्वरण किधर की ओर लगता है? नीचे की ओर, और नीचे ओर की डिस्टेंस को हम नेगेटिव, ऊपर के डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं। सीधी सी बात, नीचे की ओर कुछ भी है सब नेगेटिव, क्योंकि माइनस वाई एक्सिस, ऊपर की ओर पॉजिटिव, सीधा सा ख्यालात। आप बताओ हाफ आ जाएगा जी टी स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी बच्चा को? आराम से पढ़ना। अब देखो y इज इक्वल टू में इसकी जगह u साइन थीटा,
टी की जगह लिखेंगे एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा। सर कहां से, यहां से उठा के रख दो यार, कोई दिक्कत है नहीं होगी। माइनस का हाफ जी, आप बताओ टी का स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत है नहीं होगी। यू से यू कैंसल, y बराबर साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा, इनटू में हो जाएगा x प्लस माइनस का हाफ जी अपॉन में यू स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज करो, इनटू में लाओ एक्स स्क्वायर। अब जरा तुम लोग ध्यान से देखो, ध्यान से, ध्यान नहीं ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो ये जो इक्वेशन मिली है वो y इक्वल्स टू में बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, जो ये इक्वेशन है वो y इक्वल्स टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। और ये जो इक्वेशन होती है बच्चों वो होती है पैराबोला की, ये होती है बच्चों परवलय की इक्वेशन, परवलय की इक्वेशन। इसका मतलब प्रूफ होता क्या है कि ये इक्वेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है, तो ये इक्वेशन भी तो पैराबोला होगी। इसका मतलब हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो कैसी होती है, पैराबोला होती है। मतलब यहां से प्रूफ हो रहा है कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार। बोलो आराम आराम से थोड़ा हम लोग, क्योंकि रिवीजन के पैटर्न से हम लोग चल रहे हैं, हम लोग अपना 11th झमाझम तैयार कर रहे हैं, पूरी तरीके से फोकस्ड कर रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि शॉर्ट टाइम में आपको सब कुछ दिया जाए, थोड़ा फ्लो के साथ, लेकिन दिया सब कुछ जाए, फोकस्ड इसी पर है। बहुत अच्छा बच्चा लोग, क्लियर है। अब चलो उड्डयन काल क्या होता है, सुनो। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है भाई, अगर किसी बॉडी को हम, ध्यान सुनना, अगर किसी बॉडी को हम थ्रो करते हैं वर्टिकल से डिफरेंट डायरेक्शन में, तो जब डिफरेंट डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो जरा ध्यान से सुनो, यह जितनी देर एयर में रहेगा, जितना टाइम एयर में लेगा, उस टाइम को ही हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। या आप सीधे से बोल सकते हो द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर द ट्रेजेक्ट्री पाथ कॉल द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। आ जाओ, क्या प्रक्षेपित किए गए पिंड को प्रक्षेप पथ को पूरा करने में लिया गया समय उड्डयन काल कहलाता है। सामने नजर आ रहा है, प्रक्षेपित किए गए पिंड द्वारा प्रक्षेप पथ को पूरा करने में लिया गया समय उड्डयन काल कहलाता है। इट इज द टोटल टाइम ड्यूरेशन फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। बोलो यस और नो। सपोज करो कि इस बॉडी को पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक पहुंचने में टी टाइम लग गया। ध्यान से, बॉडी को ओ से पी तक पहुंचने में टी टाइम लग गया, तो आप बताओ अगर टी टाइम लग गया तो हम अकॉर्डिंग टू द, जरा ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर रहे हैं। आ जाओ, कैसे गुरुजी, जरा देखो ना गुरुजी क्या होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फॉर्मूला होता है वी वाई इज इक्वल टू में यू वाई प्लस का ए वाई इंटू में टी। वी बराबर यू प्लस ए टी होता है कि नहीं होता है, बोलो। अब एक्स एक्सिस में तो एक्सेलरेशन होता ही नहीं ना, वाई एक्सिस में होता है ना, तो वाई एक्सिस के लिए ले रहे हैं। आप देखो थ्रो करते समय वाई एक्सिस में इसका वेलोसिटी यूवाई थी, बट पॉइंट पी पर इसकी यूवाई क्या हो गई थी, 0। मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। इसकी जगह यूवाई, ए वाई की जगह लिखेंगे माइनस का जी इंटू में टी। तो आप बताओ बच्चा लोग, जी टी इज इक्वल टू में यूवाई, तो आप बताओ टी इज इक्वल टू में यूवाई अपॉन में जी होगा कि नहीं होगा। क्या यही उड्डयन काल है? ना पुत्र, ये तो केवल ओ से पी तक जाने में लगा टाइम है। तो आप बताओ पी से नीचे तक आने में भी तो टी टाइम लगेगा, जितना वो ऊपर जाने में टाइम लिया उतना ही नीचे आने में टाइम लगेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब अगर आपसे पूछा जाए उड्डयन काल, तो आप बताओ उड्डयन काल क्या होगा। सही प्यारे बच्चे, गौर से बोलेंगे, उड्डयन काल टी बराबर क्या होगा। ए भैया ये टी कितना, 2t। आप बताओ भैया t प्लस टी, तो आप बताओ टोटल टाइम कितना लगेगा, 2t। तो t बराबर 2, t की वैल्यू क्या है,
ui अपॉन में क्या होगा जी, बोलो यस और नो। एक भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बोलना। तो आप बताओ t बराबर 2, ui की जगह लिखोगे u साइन थीटा अपॉन में क्या जी। यही है मेरे प्यारे लल्ला के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट। यही है हमारे प्यारे लल्ला के लिए क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। बोलो यस और नो। बात समझ में आती है कि नहीं आती, बस हमको ये बता दो। क्लियर है सभी बच्चे? अरे भैया बिल्कुल सिंपल है, बस कंसंट्रेशन देना। बहुत सिंपल चैप्टर, बहुत सिंपल। तुम कहोगे गुरुजी हम कहां फंस गए। आजा बच्चों, अब पढ़ाते हैं आपको मैक्सिमम हाइट क्या होता है। कौन सी हाइट प्यारे बच्चों? मैक्सिमम हाइट। आराम से पढ़ना। हमने फिर से किसी बॉडी को थ्रो किया है, बट हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर। किस वेलोसिटी के साथ? u वेलोसिटी के साथ। u के क्या होंगे? दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा ux तो एक होगा क्या, uy। ध्यान से पढ़ना। अब आप ही बताओ मैक्सिमम हाइट पूरे पाथ में कहां पर होगा? ये अगर पॉइंट P मान लो तो यहीं पर तो उसने सबसे ज्यादा हाइट ट्रेवल की है। बोलो सबसे ज्यादा हाइट पॉइंट P पर है कि नहीं है? जी गुरुजी है। तो आप बताओ द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन y एक्सिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम हाइट। वाओ वाओ वाओ, क्या बात है। द मैक्सिमम हाइट ट्रेवल बाय द बॉडी इन y एक्सिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम हाइट। प्रक्षेपित किए गए पिंड द्वारा y दिशा में तय की गई अधिकतम ऊंचाई को ही महत्तम ऊंचाई कहते हैं। अब चलो भाई, पॉइंट O से पॉइंट P तक बॉडी पहुंची, थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। आप बताओ vy स्क्वायर इज इक्वल टू में uy स्क्वायर प्लस का 2ay इंटू में sy लिखोगे कि नहीं लिखोगे? 2as होता है। अब तुम जरा सोच कर बताओ, समझ कर बताओ, जब बॉडी पॉइंट O से P तक जाएगी तो यहां पर तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, y डायरेक्शन पर, क्योंकि उच्चतम बिंदु पर तो uy 0 हो जाता है, तो ये 0 लिखो। इसकी जगह uy स्क्वायर 2ay की जगह माइनस का g और sy की जगह क्या लिखोगे? h। तो आप बताओ 2gh इज इक्वल टू में uy स्क्वायर। तो मेरा राजा, मेरा पुत्र, मीनू मैडम की बात ध्यान से सुन पुत्र। आप बताओ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होगा? 2g। बोलो राजा आया कि नहीं आया? बोलो मेरे रज्जा बेटा आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं? मैक्सिमम हाइट आई कि नहीं आई? बिल्कुल आराम से समझो, जल्दीबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल झमा झम तरीके से समझो। क्या बात है गुरुजी, क्या बात है, क्या बात है गुरुजी। अब चलते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, क्षैतिज परास क्या होता है। अभी अभी तुम लोगों ने पढ़ा बच्चा लोग कि किसी बॉडी को हम वर्टिकल से डिफरेंट एंगल पर थ्रो करते हैं। वर्टिकल से जब डिफरेंट एंगल पर थ्रो करते हैं तो वो अपने ट्रेजेक्टरी पाथ को ट्रेवल करता है, नो डाउट। हॉरिजॉन्टल रेंज किसे कहते हैं? प्रक्षेपित किए गए पिंड द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग क्षैतिज परास कहते हैं। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल रेंज। देखो ये लिखा है, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब वही उड्डयन काल के दौरान क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी ही टाइम ऑफ फ्लाइट है, उड्डयन काल है। मतलब अगर आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात, ऐसे ही आप देख लो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। अब बात हॉरिजॉन्टल एक्सिस की हो रही तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी? ux। बॉडी को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा, उड्डयन काल। तो आप बताओ r बराबर ux की जगह क्या लिखोगे? u cos थीटा। जरा ध्यान से सुनना, t की जगह क्या लिखोगे?
2u साइन थीटा अपॉन में जी। बाबू लोग अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, तो आप बताओ आर बराबर यू स्क्वायर, आप बताओ 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन में क्या होगा जी। बोलो बच्चा लोग, एक एक पॉइंट को समझो। आर बराबर बच्चों होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में क्या होगा जी। इसी को बोलते हैं बच्चों रेंज। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज, क्षैतिज परास बोलते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चा लोग। एक एक पॉइंट को समझना है बच्चा लोग, क्लियर कि नहीं सभी बच्चा लोगन के। तो देखो ये है रेंज, ये है क्षैतिज परास। क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को परास कहते हैं। बिल्कुल फलों में नहीं खी, बस सब कुछ पढ़ा रहे, जबरदस्त। आजा पुत्र। अब बोला मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की कंडीशन बताओ। कंडीशन कैसे निकलेगी आप बताओ। आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। अगर आर की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए फॉर आर मैक्सिमम, अगर आर की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो साइन 2 थीटा की वैल्यू आपको क्या लेनी होगी 1। आप बताओ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू में 1 किसकी वैल्यू होती है साइन 90 की। ए भैया आप देखो 2 थीटा इज इक्वल टू में 90, तो थीटा इज इक्वल टू में आप बताओ 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब आर की अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो थीटा की जगह साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 रखनी होगी। और ये तब पॉसिबल होगा जब हम बॉडी को किस एंगल पर थ्रो कर रहे होंगे 45 अंश के 45 डिग्री एंगल पर अगर किसी बॉडी को हम थ्रो कर रहे होंगे 45 बोलो या फिर π/4 बोलो, बात एक ही रेडियन में। क्लियर सभी को। मतलब यहां से आ रहा होगा अगर आर मैक्सिमम निकालोगे तो साइन की वैल्यू 1 यू स्क्वायर अपॉन में क्या होगा जी। बोलो बच्चा लोग आया कि नहीं आया। अरे जबरदस्त आ रहा होगा भैया। ये है मैक्सिमम रेंज की कंडीशन। अगर किसी बॉडी को हम 45 एंगल पर थ्रो करते हैं, अगर 2 बॉडीज है सपोज करो, एक को हम 30 डिग्री एंगल पर, एक को हम 45 एंगल पर थ्रो कर दिए, दोनों की स्पीड सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो कौन सी बॉडी ज्यादा रेंज ट्रेवल करेगी तो वो होगी 45 एंगल वाली। क्लियर क्लियर, मजा आ गई। अगर मजा आ गई तो अब समझो बच्चों, यहां पर कुछ कंडीशंस भी आपको देने वाले हैं। कैसी कंडीशन, यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कौन कौन से एंगल पर बॉडी की रेंज सेम होती है। तो उसके लिए हम बात करने जा रहे हैं व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड at an angle of theta। वाह वाह वाह। जब पिंड को थीटा कोण पर प्रक्षेपित करते हैं आराम आराम से। चैप्टर की यही तो खासियत है कि आराम आराम से तुमको सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। जब पिंड को थीटा कोण पर प्रक्षेपित करेंगे तो आप बताओ उस समय रेंज क्या होगी। अभी अभी आपने पढ़ा है साइन 2 थीटा अपॉन में जी। बोलो होगी कि नहीं होगी। सारे प्यारे बच्चे जोर से बोलेंगे कमेंट बॉक्स में, होगी कि नहीं होगी, तो बोलेंगे होगी। अब जरा देखो, व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड at an angle of 90 माइनस थीटा। जरा ध्यान से सुनना बच्चों, जब पिंड को 90 माइनस थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाए, प्रक्षेपित किया जाए, सभी प्यारे बच्चे
जब बॉडी को 90 माइनस थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो क्या होगा, तब उसकी रेंज क्या होगी। R2 बराबर, सही प्यारे बच्चे जरा गौर करेंगे, वेलोसिटी सेम है, बस एंगल आपने क्या किया 90 माइनस का थीटा अपॉन में जी। तो आप बताओ R2 बराबर यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तो आप बताओ R2 बराबर यू स्क्वायर, अब जरा ध्यान सुनो, साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होगा अपॉन में जी। हे राजा बाबू, राजा बाबू हो, जरा देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से थीटा एंगल पर जब थ्रो किया तो रेंज इतनी आई, और 90 माइनस थीटा एंगल पर थ्रो किया तो भी तो रेंज वही आ रही है। मींस कहने का मतलब R1 और R2 इक्वल हुए कि नहीं हुए। मतलब जरा गौर से सुनो, यहां पर सारे प्यारे लड़का लोग, बच्चा लोग, अगर किसी बॉडी को हम 30 डिग्री एंगल पर फेंक रहे हैं, मतलब थीटा कितना है 30 डिग्री, तो वो दूसरा एंगल बताओ जिस पर बॉडी वहीं पर जाकर गिरे। तो दूसरा एंगल होता है 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 30, मतलब 60 डिग्री पर अगर बॉडी को फेंके तो वहीं पर जाकर गिरेगा जहां पर 30 डिग्री पर था। बोलो यस और नो, क्लियर है कि नहीं है। बात क्लियर होनी चाहिए, वो भी झम क्लियर होनी चाहिए। यहां पर बच्चों 3 आर्टिकल आपको जरूर से जरूर आने चाहिए। यहां पर हमको जब क्वेश्चंस लगाने जाते हैं, हमको 3 टाइप के क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं, और तीनों टाइप के क्वेश्चंस को हम फ्लो में देख लेंगे, अभी के अभी, टाइम नहीं लेंगे हम। क्योंकि ये अपना जो शून्य आया है ना, ये अपने वाले बच्चों के लिए एक वरदान आया है। आओ जरा समझो, मान लो एक ये टावर है, इस टावर की हाइट कितनी h, एक ये टावर है जिसकी हाइट कितनी h, ये एक टावर है जिसकी हाइट कितनी h। यहां से किसी बॉडी को 3 टाइप से फेंका जा रहा है। कौन कौन से टाइप से, एक तो हम फेंक रहे हैं थीटा एंगल पर ऐसे, एक हम फेंक रहे हैं हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंक रहे हैं, और एक हम फेंक रहे हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल से नीचे की ओर। ये 3 कंडीशंस के न्यूमेरिकल्स अक्सर आपको पूछे जाते हैं, और पढ़ लोगे ना अपना शून्य तो 11th बेहतरीन हो जाएगा। शून्य मतलब शून्य सीरीज, बात आई ना। चलो आओ जरा देखते हैं। अच्छा, अगर किसी बॉडी को हम थीटा एंगल पर थ्रो कर रहे हैं विद वेलोसिटी u, तो उसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक ux और एक क्या uy। तो इस कंडीशन में जरा सभी प्यारे बच्चे जरा गौर से सुनेंगे। सबसे पहली बात तो हम sy बराबर uyt प्लस का हाफ ayt स्क्वायर यूज करेंगे। ay की जगह हम लोग लिखेंगे माइनस का g, क्योंकि बाबू लोग g हमेशा नीचे की ओर होगा। अब sy की जगह भी हम लोग लिखेंगे बच्चों माइनस का h। क्यों लिखेंगे माइनस का h, क्योंकि आप देख रहे हो ये भी नीचे की ओर होगा। अब चलो सारी वैल्यू पुट करो, माइनस का h uyt प्लस हाफ माइनस का gt स्क्वायर, माइनस कॉमन करो, हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू माइनस का uyt प्लस का हाफ gt स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, आराम से मस्त वाले फार्मूले हैं। अब तुम किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल फेंकोगे तो उसके पास केवल ux होगा, uy की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो इस कंडीशन में अगर हम इस्तेमाल करें sy बराबर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन uyt प्लस का हाफ ayt स्क्वायर, तो अब जरा बताओ ay की वैल्यू माइनस जी, sy की वैल्यू माइनस h, लेकिन बाबू थ्रो करते समय ui की वैल्यू क्या है 0। तो ध्यान से सुनना,
ध्यान से सुन ना, जरा देखो, माइनस का एच, माइनस का, सॉरी ये तो जीरो, फिर ए बाबू माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, तो सीधे सीधे एच बराबर आएगा हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी बराबर बचेगा √2h/में जी। ये टाइम का भी फॉर्मूला आ गया, हाइट का भी फॉर्मूला आ गया, और अपने शून्य सीरीज में सब आ गया। बोलो, अब यहां पर आर्टिकल समझो। अगर तुमने नीचे की ओर फेंका तो थ्रो करते समय दो कंपोनेंट हम होंगे हमारे यू के। बोलो, थीटा एंगल पर थ्रो किया आपने, इस्तेमाल करो एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस का हाफ ए वाई टी स्क्वायर। आराम आराम से, जल्दीबाजी कतई नहीं करना है। अब देखो, एस वाई की जगह -h, हाइट नीचे की ओर, भैया यू वाई भी यहां पर माइनस का यूज होगा क्योंकि ये भी नीचे की ओर, और ए वाई भी यहां माइनस का यूज होगा। बस यही तो चीज सीखना है आपको। तो ये वैल्यू रखो, माइनस का एच, माइनस का यू वाई टी, और माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, और माइनस कॉमन कर लोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा एच बराबर यू वाई टी प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर। ये है बच्चों हमारा एच निकालने के फार्मूलास प्रोजेक्टाइल मोशन में। बोलो, एक एक चीज को देखना है फिर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग हाइट निकालते हैं। टावर की हाइट बोली जाएगी, या फिर बोला जाएगा मीनार की ऊंचाई निकालो, तो यही पैटर्न है। अब बच्चों यही इसी में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सर्कुलर मोशन क्या होता है। सही बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, वृत्तीय गति क्या होती है। सभी प्यारे बच्चे जरा गौर करेंगे, सभी के सभी मेरे मुन्ना, मेरे बच्चा, मेरे सारे बच्चा पार्टी। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। तो आज अब बच्चों एक सर्कुलर मोशन फिर इसमें क्रिएट करते हैं। आप सभी लोग जानते हो, जब कोई पार्टिकल किसी पॉइंट के चारों ओर, जरा गौर से सुनिएगा, देखते कितना अच्छा बनाते हैं। हमें लग रहा सबसे अच्छा हम ही बनाएंगे। आजा बच्चों, अगर कोई पार्टिकल किसी पॉइंट के चारों ओर एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन करे, स्पीड बोल रहे हैं नॉट वेलोसिटी, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में गति करता है तो उसकी वेलोसिटी तो कभी तो सेम नहीं हो सकती, कभी सेम नहीं हो सकती, कभी सेम नहीं हो सकती। मानते हो कि नहीं बच्चों? ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला, जब कोई पार्टिकल किसी पॉइंट के चारों ओर, जब कोई पार्टिकल किसी पॉइंट के चारों ओर एक समान चाल से गति करे तो उसकी इस गति को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या एक समान गति कहेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। आराम से पढ़िएगा, जल्दीबाजी नहीं करिएगा। जब कोई कण, when a particle is moving around the, when a particle moving around the, yeah, when a particle moving in a circular path with a constant speed called the uniform circular motion। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब आगे की ओर जरा समझना है, क्या जरा अच्छी तरीके से समझना है। तो अब जरा देखो, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड, स्पीड मींस चाल क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है। बट वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती रहती है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर आप पूछोगे यहां से यहां तक जाने पर स्पीड कितनी चेंज होगी, तो स्पीड उतनी रहेगी, बट वेलोसिटी चेंज होगी वेक्टर फॉर्म से। ठीक है, देखो ना, डेफिनेशन मैंने लिखाया है, when an object moves in a circular path with a constant speed is called the uniform circular motion। जैसे मूविंग ऑफ अर्थ या मूविंग ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन,
मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, देखते हो ना, न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन करते हैं। मोशन ऑफ वॉच ऑफ नीडल, अब देखो घड़ी की सुई का घूमना, मीन्स कहने का मतलब जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय गति करता है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना, ग्रहों का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, और सबसे बड़ी बात बच्चों, घड़ी की सुई का घूमना। बोलो क्या एक एक बच्चों को पॉइंट क्लियर है? बहुत अच्छी बात। अब चलते हैं ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सही प्यारे बच्चे जरा अच्छी तरीके से फोकस करेंगे। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सपोज करो कि बच्चों कोई पार्टिकल है जो कि पॉइंट P1 से पॉइंट P2 तक जाती है। सपोज करो कोई पार्टिकल है जो कि पॉइंट P1 से पॉइंट P2 तक जाती है। पॉइंट P1 पर वेलोसिटी क्या है? वेक्टर v1। पॉइंट P2 पर वेलोसिटी क्या है? वेक्टर v2। जरा ध्यान से सुनिएगा, हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, लेकिन कल को पूछा जाए बच्चों क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो बच्चों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। अब ये कोणीय विस्थापन क्या होता है, जरा ध्यान से समझो बच्चों। यहां से यहां तक पार्टिकल गया तो आप बताओ कुछ ना कुछ एंगल ट्रेवल किया कि नहीं किया? मान लो सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या है? r, नो डाउट। तो सुनो तो, यहां से यहां तक जाने में, जरा ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं हम। पॉइंट P1 से P2 तक जाने में नो डाउट उसने डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस विस्थापन तय किया होगा, विस्थापन तय किया है। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी तो हुआ है, कोणीय विस्थापन भी तो हुआ है। तो जैसे आप नहीं बोलते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वेलोसिटी, उसी तरीके से अगर हम बोले रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी पर थोड़ी देर बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अरे सीधी सी बात बताओ यार, आप बताओ कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या पढ़े हो, तो P1 से P2 तक जाने में कितना चाप लग रहा है? डेल्टा एस। त्रिज्या क्या है? R। अरे वही डिस्प्लेसमेंट अपॉन में रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आराम से पढ़ो ना, क्या बोला जा रहा है? व्हेन अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ देन द रेशियो ऑफ ट्रेवल डिस्टेंस टू द रेडियस ऑफ सर्कल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब कोई कण वृत्तीय गति करता है तो उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन तथा वृत्तीय पथ की त्रिज्या के अनुपात को कोणीय विस्थापन कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या गजब की बात है। मतलब वही है डेल्टा, आप सभी लोग जानते हो एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है, नो डाउट। बोलो यस और नो। सही प्यारे बच्चों को आया। इसके बाद हम एंगुलर वेलोसिटी के बारे में ही बात करेंगे। क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी? हमने लीनियर वेलोसिटी पढ़ी है, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको यह भी नहीं आएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय विस्थापन की दर को ही कोणीय वेग कहते हैं। ओमेगा बराबर होता है डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी। ओमेगा बराबर क्या होगा? डेल्टा थीटा। क्या लिखा हुआ है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। डब्ल्यू नहीं बनाना, ओमेगा को घुमा कर बनाना। वही बोला, कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। याद रखिएगा इसकी यूनिट क्या आएगी? रेडियन पर सेकेंड। बोलो लल्ला बाबू, बोलो। नहीं आया? सभी को आया कि नहीं आया? प्यारे बच्चों को आना भी चाहिए, आना भी चाहिए। चलो अब जरा सभी लोगों को बताना चाहेंगे यहीं पर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी अगर हम बोले तात्कालिक कोणीय वेग, तात्कालिक बोलो या फिर तात्क्षणिक बोलो, बात एक ही है। तात्क्षणिक कोणीय वेग क्या होता है?
तात्क्षणिक कोणीय वेग। अरे यार, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। पढ़ा चुके हैं, हर जगह पढ़ाया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ाया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस डिस्प्ले, सब कुछ पढ़ाया हमने। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, सब कुछ पढ़ाया। क्या बोला जा रहा है? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? तात्क्षणिक कोणीय वेग क्या होगा? जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति कर रहा है तो किसी विशेष क्षण पर, किसी विशेष समय पर उस कण का कोणीय वेग ही तात्कालिक कोणीय वेग कहलाता है। ओमेगा बराबर लिखते हैं लिमिट के साथ डेल्टा टी टेंस टू 0, और लिखने का तरीका क्या होता है? डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी। ओमेगा बराबर होगा डी थीटा अपॉन में क्या होगा? डी टी। बोलो यस और नो। बोलो, क्या सारे प्यारे बच्चों को बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्या सारे प्यारे बच्चों को बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये हमारे पास तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग। वेरी गुड। अब समझो बच्चों, अब हम पढ़ाने जा रहे हैं लीनियर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन। जरा ध्यान से समझो, लिखा है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। एक एक बच्चा, एक एक बच्चा आवाज नहीं जा रही क्या? एक एक बच्चा बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेगा। मान लेते हैं बच्चों, कोई पार्टिकल है जो पॉइंट P1 से कहां जा रहा है? पॉइंट P2 पर। मान लेते हैं बच्चा लोग, कोई पार्टिकल है जो पॉइंट P1 से कहां तक जा रहा है? पॉइंट P2 तक, बट सर्कुलर मोशन करते हुए जा रहा है। ठीक है सर जी, आप बताओ, पॉइंट P1 से P2 जाने पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? डेल्टा एस है। रेडियस क्या है? आर है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? डेल्टा थीटा। P1 से P2 तक जाने पर विस्थापन डेल्टा एस है, कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा है, त्रिज्या आर है। तो आप सबसे पहले ये बताइए, सारे के सारे प्यारे के प्यारे बच्चों के बच्चों, सारे प्यारे बच्चों, जरा ये बताइए, आप बताओ, बाय डेफिनीशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सभी प्यारे बच्चों, कोणीय विस्थापन की परिभाषा से, कोणीय विस्थापन की परिभाषा से, सभी 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 सारे के सारे प्यारे बच्चे जरा फोकस्ड करेंगे। कोणीय विस्थापन की अगर परिभाषा पूछे तो क्या होगा? कोणीय विस्थापन की परिभाषा आप सभी लोगों ने पढ़ा है, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू में डेल्टा एस अपॉन में आर। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। दोनों साइड्स में हम डेल्टा टी का डिवाइड करेंगे। करो सर, करो सर, हम तो तैयार ही हैं। हो गया। अब अगर डेल्टा टी का डिवाइड कर रहे हो तो आप बताओ, इसकी जगह हम क्या बोलते हैं? ओमेगा 1 अपॉन में आर। आप बताओ इसकी जगह वी, तो आप बताओ वी बराबर आर ओमेगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यही है लिनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बिटवीन क्या रिलेशन। याद रखिएगा बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और एंगुलर वेलोसिटी हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए तो आप सभी लोग जानते हो, अगर कोई पार्टिकल किसी लाइन के अराउंड रिवोल्यूशन करता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा अलोंग द एक्सिस होगा, रोटेशन। बोलना, एक एक प्यारे बच्चों को समझ में आएगी बातें। क्लियर? सॉरी, हटाया क्यों मैंने? क्लियर है? बहुत अच्छी बात, ये क्लियर हो गया। ये v इक्वल टू में आर ओमेगा। यस और नो? क्या सारे प्यारे बच्चों को इतने पॉइंट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए? एक एक बच्चा को समझना है बस। ठीक है,
अब आज की सबसे स्पेशल क्लास तो ये होगी बच्चों, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या होता है। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर सेंटर की ओर एक एक्सेलरेशन वर्क करता है। जब कोई पार्टिकल एक समान वृत्तीय गति करता है तो उस पर केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है। उस त्वरण को ही बिल्कुल प्यार से समझना है मेरे प्यारे बच्चों को, उसे हम लोग क्या कहते हैं। अरे पढ़ो यार, मैं क्यों पढ़ूंगा। जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो उस पर केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है। उस त्वरण को क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण। यह हमेशा अलोंग द रेडियस होता है, इसीलिए बच्चों इसे त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं। इसे रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, देखो लिखा है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एक्सेलरेशन एक्ट्स ऑन अ मूविंग पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो उस पर केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है। इस त्वरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण। बोलो यस और नो। बात झम आनी चाहिए। बोलो सभी प्यारे बच्चों को आया कि नहीं आया। एक एक प्यारा बच्चा, एक एक प्यारा बच्चा जरा ध्यान देगा। आ गया ध्यान सर जी, गुरुजी आ गया ध्यान। अब थोड़ा समझना तो पड़ेगा भाई, समझना तो पड़ेगा ही। बहुत अच्छा। अब एक्चुअली में रेडियल एक्सेलरेशन जो होता है वो v स्क्वायर अपॉन में r होता है। v क्या होती है, हमारे पार्टिकल की स्पीड, r क्या होगी, रेडियस ऑफ सर्कल। अब तुम कहोगे कि सर जी ये आया कहां से, उसी का तो जवाब देना है आज। उसी का तो जवाब देना है कि ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया कहां से। आओ जरा प्रूफ कराते हैं। सही प्यारे बच्चे, जरा वो सही प्यारे बच्चे जिन्होंने वेक्टर पढ़ा उनको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सपोज करो कि बच्चों कोई पार्टिकल है जो कि पॉइंट P1 से सर्कुलर मोशन करते हुए पॉइंट P2 तक जाता है। पॉइंट P1 पर पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन v1 वेक्टर है। P2 पर पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, v2 वेक्टर है। आराम से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, किसी भी प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। P1 से P2 तक जाता है तो बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा। वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या है, r है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है, मत भूलें डेल्टा s है। अच्छा, भले ही पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट पॉइंट पर डायरेक्शन अलग है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड, परिमाण तो हर जगह क्या रहेगा, समान रहेगा। आराम से समझना है, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है। तो पॉइंट P1 पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, पॉइंट P2 पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये। बहुत अच्छी बात है। अब जरा गौर से सुनो, V1 का डायरेक्शन बच्चों इधर की ओर है, V2 का डायरेक्शन बच्चों इधर की ओर है। ध्यान से सुनिएगा। सर जी ये कैसे, अरे देखो ना, V1 का डायरेक्शन ये, V2 का डायरेक्शन ये। अब आप बताओ P1 से P2 तक जाने पर ये होगा इसका चेंज ऑफ वेलोसिटी। सर जी बस यही बात नहीं समझ में आती है, ये चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे हुआ, आओ जरा समझाते हैं। आप मान लो इस पॉइंट को O, इधर एक ट्रायंगल और बना दे रहे हैं ABC। अच्छा, V1 से V2 तक जाने पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना कोणीय विस्थापन हुआ था, डेल्टा थीटा। अच्छा, ट्रायंगल लॉ जानते हो वेक्टर का, जरा सोच कर बताओ। V1 वेक्टर प्लस डेल्टा V वेक्टर दोनों एक ही ऑर्डर में है, तो इन दोनों का सम कौन रिप्रेजेंट करेगा, V2 वेक्टर। अब आप बताओ डेल्टा V वेक्टर क्या है, V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर है कि नहीं है। आप बताओ बच्चों, यही लाइन समझाना चाहते थे। B2C क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी देखो आया कि नहीं आया। एक एक लइका को आना चाहिए भाई। बहुत अच्छे,
आया? इतनी बात आया? अरे बोलो ना, आया कि नहीं आया? तो अब देखो, दो सिमिलर ट्राइंगल ले रहे हैं, सिमिलर ट्राइंगल ओ P1 P2 एंड ट्राइंगल ए बी सी। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात। अच्छा, सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है? अनुपातिक भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर इस ट्राइंगल का हम P1 P2 लेंगे तो इस ट्राइंगल का कुछ बच्चे बता नहीं पाएंगे, तो मत भूलिए एंगल की सामने वाली साइड ले रहे हैं। अगर एंगल की सामने वाली साइड P1 P2 लेंगे तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? BC। बोलो यस और नो। अगर इसका लेंगे OP1 तो इसका क्या लेंगे? AB। बात समझ में आनी भी चाहिए। अब जरा देखो, P1 P2 की वैल्यू क्या है? डेल्टा S। BC की वैल्यू क्या है हमारे पास? डेल्टा V। OP1 की वैल्यू क्या है? R। AB की वैल्यू क्या है? अब कई लड़का लोग बोलेंगे V1। अरे ना बाबू, AB का मतलब उस वेक्टर की लेंथ ले रहे हैं। लेंथ क्या बताता है? परिमाण। और परिमाण तो V है ना, मैग्नीट्यूड। तो आप बताओ, डेल्टा V इक्वल टू में V अपॉन में R इंटू में डेल्टा S होगा कि नहीं होगा? दोनों साइड में बच्चा लोग डेल्टा T का हम डिवाइड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, डेल्टा टी का डिवाइड कर रहे हैं। अगर डेल्टा टी का डिवाइड कर रहे हो तो देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन, त्वरण। v अपॉन में r। ए बच्चा लोग, विस्थापन बटे समय वेग। आप बताओ a बराबर v स्क्वायर अपॉन r आया कि नहीं आया? इसी को तो त्रिज्य त्वरण कहते हैं, इसी को तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, इसी को तो रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं, इसी को तो अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। बोलो बेटा, जानदार, शानदार, मजेदार, बहुत अच्छे। क्लियर है सभी बच्चों को? अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ने के बाद, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ने के बाद सेंट्रीपिटल फोर्स जानू। अब कॉमन सेंस की बात है, एक्चुअली में पहले सेंट्रीपिटल फोर्स हमको पढ़ाना चाहिए था, तो काहे नहीं पढ़ाए गुरुजी? अरे एक्सेलरेशन नहीं जानोगे तो कैसे आएगा? अच्छा, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, नो डाउट सेंटर की ओर एक्सेलरेशन है, लेकिन सेंटर की ओर फोर्स लग रहा होगा तभी तो वो एक्सेलरेशन आया। भाई अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पर फोर्स लगता है तभी तो एक्सेलरेशन आता है। तो फोर्स आप कह सकते हो सेंटर की ओर एक्सेलरेशन है तो सेंटर की ओर भी एक फोर्स लगेगा, जिससे क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्चुअली में सेंट्रीपिटल फोर्स कोई होता ही नहीं है, अंदर की बात बताते हैं अभी, पहले इसको पढ़ लो। इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ मूविंग पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ। दिस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, उस बल को ही सेंट्रीपिटल अभिकेंद्र बल कहते हैं। अब बताओ, F इज इक्वल टू में तो आपने पढ़ा होगा ma। m क्या हो गया? मास। ए क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू अभिकेंद्र त्वरण। और मत भूलिए बच्चों, F बराबर m v स्क्वायर अपॉन में r। मत भूलिए बच्चों। यहां पर एक और आर्टिकल दे सकते हो, आप सभी लोग जानते हो बच्चों, v बराबर होता है r ओमेगा। तो आप बताओ a बराबर, ये वैल्यू यहां पुट करोगे तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में r से r कैंसिल हो जाएगा तो a बराबर r ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्या सारे प्यारे बच्चों को क्लियर हुआ? तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा जाएगा तो ये भी आर्टिकल आप यहां पर यूज कर सकते हो। F बराबर m, v की जगह r ओमेगा, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r से r कैंसिल हो जाएगा तो F बराबर होगा m r ओमेगा स्क्वायर। बोलो बच्चों, बात समझ में आई है कि नहीं आई है? एक एक बच्चा बिल्कुल फोकस्ड होकर समझेगा, फोकस होकर समझेगा। अब हमने क्या बोला था? एक्चुअली बच्चा सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं होता ही नहीं है। अब कह दो गुरुजी काहे नहीं होता है? एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स हो ही नहीं, कोई ना कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। जैसे
जैसे बच्चों अगर अगर सूर्य के चारों ओर या बताओ किसी ग्रह के चारों ओर कोई पार्टिकल चक्कर लगा रहा है, तो आप बताओ ग्रह उस पर अंदर की ओर एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा कि नहीं, या गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा कि नहीं। तो आप बताओ वो गुरुत्वाकर्षण बल किधर की ओर है, केंद्र की ओर है, तो वही गुरुत्वाकर्षण बल क्या बन जाएगा, अभिकेंद्र बल। बहुत सीधा सा लॉजिक है, और सीधे से लॉजिक को सीधे तरीके से समझ लो। बात समझ में आ रही है? क्लियर? क्लियर जी गुरु जी, क्लियर। अब चलते हैं, लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर की, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चों। ये तो वो होता है जब कोई पार्टिकल डिफरेंट या जब कोई पार्टिकल, देखो लिखा है, जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर इस प्रकार से गति करे कि उसकी चाल निरंतर परिवर्तित होता रहे। जैसे पंखा बंद है, स्विच ऑन करो तो धीरे धीरे उसकी चाल बढ़ती जाती है कि नहीं। पंखा चल चुका है, स्विच बंद करोगे धीरे धीरे चाल कम होती है कि नहीं। तो उसकी चाल निरंतर परिवर्तित होती है, स्पीड कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है। तो इस मोशन को ही हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। व्हेन अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन सच अ वे दैट इट्स स्पीड इज कॉन्टिन्यूसली चेंज continuously changing, then this type of motion is called the non uniform circular motion। लेकिन इस कंडीशन में जरा सुनो बच्चों, अगर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही तो उस पर सेंटर की ओर एक एसेलरेशन वर्क करेगा, जिसे कहेंगे हम रेडियल एसेलरेशन, जिसे कहेंगे सेंट्रीपिटल एसेलरेशन, जिसे कहेंगे अभिकेंद्र त्वरण। बट इन दिस टाइम अगर इसकी चाल बढ़ रही है या चाल घट रही तो इस पर एक और एसेलरेशन वर्क करेगा, जिसे कहेंगे हम लोग क्या, स्पर्श रेखी त्वरण, जिसे कहेंगे हम टेंजेंशियल एसेलरेशन। दोनों ही एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। इस एसेलरेशन के कारण ही इसकी स्पीड लगातार डिक्रीज हो रही है। इस एसेलरेशन के कारण ही इसकी स्पीड लगातार क्या हो रही होगी, इंक्रीज। जैसे मान लो कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही तो आप फोर्स ऐसे टेंजेंशियली तो लगाओगे, तभी तो उसका स्पीड इंक्रीज होगी, वो होगा टेंजेंशियल एसेलरेशन। अब जरा देखो, अगर हम इसका परिणामी एसेलरेशन निकालें, रिजल्टेंट त्वरण एसेलरेशन, परिणामी त्वरण, ए बराबर अंडर रूट के अंदर ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर होगा। मत भूलिए बच्चों, अंडर रूट ए आर की जगह वी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर, और इसकी जगह लिखेंगे डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी का होल स्क्वायर। अक्सर एक न्यूमेरिकल फंस जाता है। बोलो क्या इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं? क्योंकि इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है, इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। बोलो, इस चैप्टर में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ा। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब प्रक्षेप्य गति को पढ़ा। ठीक, वेरी गुड। और इसी में हम लोगों ने पढ़ा बच्चों सर्कुलर मोशन को, वृत्तीय गति। कौन सी गति? वृत्तीय गति। बहुत अच्छे, फुल रिवाइज करिए। होमवर्क तो यही रहता है हमारा, रिवाइज जितना कर पाओ उतना अच्छा, क्योंकि अपने बच्चों के लिए रिवीजन ही है। बहुकाल तरीके से शॉर्ट टाइम में कंप्लीट पैकेज मिल रहा है आपको, अटेंड करना ना भूले। और ये रही अपनी सीधी सी सिंपल सी क्लास, जिसे हमने कहा मोशन इन अ टू प्लेन। उम्मीद है एक एक बच्चे को समझ में आएगा। बिल्कुल गर्दा उड़ा देना, एक एक टॉपिक को समझना, और समझने के बाद वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना। और बस आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में जल्दी से जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।